राष्ट्र हित में हूं शिवम। कानपुर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है हेलट। यहां एक आंकड़ा है मोटा मोटी 10 लाख के आसपास सालाना मरीज ओपीडी में इलाज कराने के लिए आते हैं। 50,000 लोग यहां पर भर्ती होते हैं। लेकिन एक खबर पिछले दिनों यहां पर आई और अभी भी यहां पर दवाइयों की किल्लत है। मेडिकल बीट जो लोग कवर करते हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं, उनसे मैंने बात की तो वो बताते हैं कि इस हॉस्पिटल की दवाइयों का बजट इतना कम है जितना किसी छोटे मोटे अस्पताल का बजट होता है। अब ये बजट क्यों कम है, बजट कैसे बढ़े, ये प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि हेलट अस्पताल जो तर्क दे रहा है उसके मुताबिक शासन के आदेश ये हैं कि 80% दवाएं मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन भेजेगा और 20% का कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास रहता है। ऐसे इसकी दवाइयों की पूर्ति होती है। लेकिन दवाइयां पिछले 1-2 हफ्ते से कम हुई तो सवाल खड़े हुए और यह मामला विधानसभा तक पहुंचा। अभी हाल ही में जो सत्र खत्म हुआ, मानसून सत्र विधानसभा का, उसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और सिर्फ इस मुद्दे को नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम जो समस्याएं हैं उसका जिक्र किया। ये एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र की जरूरत होती है कि विपक्ष और सरकार आपस में जब सदन में बैठे तो इस तरह का बात प्रतिवाद होता रहे और मुद्दे उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसको अगर आप 2 अलग अलग चश्मों से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ खामी है। अगर आप सरकारी चश्मे से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बजट बढ़ाया गया है, जिसका जिक्र मैं आगे कार्यक्रम में करूंगा। ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। अगर आप विपक्ष के चश्मे से देखेंगे तो वो तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की चीजें आपको दिखाएगा। हम भी लगातार इस तरह की खबरें सरकार के संज्ञान में, व्यवस्था के संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं, दिखाकर जिन खबरों में ऐसा होता है कि स्ट्रेचर नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, बेड नहीं मिलता और अलग अलग तरीके से अस्पतालों में जो लोगों के ऊपर भीड़ बढ़ती है और वो भीड़ अस्पताल के कैपेसिटी से ज़्यादा होती है तो किस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। कई बार कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। कई प्रसूताओं की मौत हो गई, कई मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के समय में एक तरफ ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसके बाद उस दावे पर सवाल भी उठा। कई महीनों से बजट के अभाव में जो हेलट मेडिकल कॉलेज है वहां पर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने दवाइयों की सप्लाई नहीं की। मेडिकल कॉलेज अपने संसाधनों से दवाइयां मंगा रहा था। तो सवाल यह है कि अभी हाल ही में जब विधानसभा के मानसून सत्र में यूपी के स्वास्थ्य विभाग की बात उठी तो फिर स्वास्थ्य विभाग ने जो तर्क दिए वो विपक्ष के दावे से मैच नहीं खा रहे, विपक्ष के आरोपों से मैच नहीं खा रहे। अखिलेश ने निशाना साधा और कहा कि आज हालात, में कोट कर रहा हूं अखिलेश यादव को, कि ये हैं कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, 108 एम्बुलेंस के बुरे हाल हैं, गरीब पैसा नहीं दे पाया तो लौटा दिया गया, एक्सरे जांच के लिए मरीज भटकता है, दवाइयों का जो संकट है वो सरकार पूरा नहीं कर पाई। बाबा की डबल इंजन की सरकार में ना तो एम्बुलेंस है, ना स्ट्रेचर, ना जांच और ना दवाइयां। ये अनकोट ये बात अखिलेश यादव ने विधानसभा में कही और इसके बाद वॉकआउट भी सदन से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने किया। प्रश्न बहुत सीधा है और प्रश्न यह है कि इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं लगातार अपने इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करता रहा हूं और शिक्षा की स्थितियां क्या हैं वो हम लगातार अपने कार्यक्रम में दिखाते रहे। स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में भी बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और हम सबसे जुड़ा हुआ मसला है। पीएचसी, सीएचसी की लगातार जो खबरें आती हैं, कुछ जगहों पर आइडियल सिचुएशन हो सकती है, हमने दिखाया भी है जहां पर बेहतरी से काम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पर हालात खराब हैं। सरकार से सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर बजट की कमी है तो नेता सदन क्यों नहीं बता रहे और अगर बजट है तो डिप्टी सीएम को क्यों नहीं दे रहे। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक सब जगह का हाल खराब है। एक का पर्चा 100 का हो गया है। दोबारा आई सरकार, इतनी गरीबी कैसे हो गई, ये उन्होंने कहा कि इतनी गरीब कैसे हो गई सरकार जो बजट नहीं दे पा रही है इन अस्पतालों को कि दवाइयों की पूर्ति हो सके। ये सपा सरकार सोचती थी कि इलाज अच्छा हो। अखिलेश यादव लगातार इस तरह से योगी सरकार पर निशाना साधते रहे।
उसके बाद जब बारी सरकार की आई तो सरकार ने जवाब दिया। अभी मौजूदा वक्त में योगी सरकार ने जो स्वास्थ्य का बजट है वो करीब 29,165 करोड़ रुपए है और चिकित्सा शिक्षा के लिए जो बजट है वो 9,710 करोड़ रुपए है जो आवंटित किए हैं सरकार ने। सरकार ने बजट को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि निगरानी तंत्र को मजबूत करते हुए बजट में बंदरबांट और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने की कोशिश की है, ऐसा दावा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कर रहा है। प्रदेश में 35 सरकारी क्षेत्र और 30 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें बढ़ोतरी करने की जो बात है वो लगातार सरकार कहती रही है। 2017 से पहले उन्होंने जब कंपेयर किया अखिलेश की सरकार और योगी की सरकार को, तो उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कुछ ही जिलों में मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की संख्या उन्होंने बढ़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उस आरोप के बाद, उस बात के बाद जो अखिलेश यादव ने कही, और उन्होंने सब एक एक बात के जवाब दिए। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ को, कि अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किसको बोलना चाहते हैं। जनता सब फैसला देती है और सपने तार तार होते हैं तो दुख तो होता ही है। इंसेफेलाइटिस अब 0 तक पहुंच गया है। सपा की सरकार दुर्भाग्य से 4 बार थी, लेकिन पीड़ितों से एक भी बार मिलने नहीं पहुंची। यूपी में शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई। नेता प्रतिपक्ष बोलते हुए बहुत कई बातें भूल गए, अनकोट। ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके आगे और भी कई बातें करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते उन्हें हमने पहुंचाया, आज इंसेफेलाइटिस की बीमारी 0 पहुंच गई है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष को यह सोचना चाहिए। उन्होंने एक और बात कोट की, उन्होंने कहा कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये उन्होंने एक बात विधानसभा में कही। तो आज राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए हमने दर्शकों को एक खास पैनल आमंत्रित किया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो हैलट अस्पताल की हालत अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुई, क्या दूसरे अस्पतालों में इस तरह की परेशानी है, इस तरह की सिचुएशन है? क्या दूसरे अस्पतालों में भी दवाइयों की और दूसरी चीजों की किल्लत है, या फिर सरकार का वो दावा सही है? क्योंकि जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो समय समय पर आप देखते भी होंगे कि लगातार औचक निरीक्षण करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के जो सुझाव हैं वो लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन हकीकत उससे थोड़ी सी डिफर इसलिए है क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कानपुर का एक उदाहरण आपको दिया, कानपुर के हैलट अस्पताल का। यह अस्पताल बहुत सारे उन गरीबों के लिए एक उम्मीद है जो इलाज के लिए आते हैं आसपास के जिलों से, और कई सारे ऐसे जिले हैं जो इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मिलियन के आसपास लोग यहाँ पर सालाना विजिट करते हैं। एक वाकया और मैं आखिरी में सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊँगा। ये एक घटना कुछ वक्त पहले की है, जब यहाँ पर एक मेरे मित्र इलाज कराने पहुँचे थे हैलट अस्पताल में। उस वक्त उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो जिसका इलाज कराने पहुँचे थे उसको बचाया नहीं जा सका, और ये कहा गया कि वहाँ के स्टाफ को लेके उन्होंने सवाल खड़े किए, और जो वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह दी जा रही थी उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि इसके पीछे जो मेडिकल कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य ने कहा कि वो इतना ज़्यादा लोड है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, स्टाफ कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उस तरह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि और अस्पतालों की ज़रूरत है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ मैं जो बात करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में वो ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके केंद्र की सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं की हैं शुरू, और उन योजनाओं के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि उन सभी लोगों को, जिन लोगों की कैपेसिटी में इलाज नहीं है या जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब तबके से आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको हर तरीके से निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराएगी सरकार। ये सरकार का वादा है। अगर आप मैनिफेस्टो भी सरकार का देखें तो उसमें इस बात का जिक्र आपको मिल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इस तरह की बहुत सारी खबरें आई जिसमें
अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छी जगह इलाज नहीं करा पाते और सरकारी अस्पताल, जो अच्छे कुछ सरकारी अस्पताल हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो वो उसी तरह की अनियमितताओं से जूझ रहे हैं। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। वो प्रयास कितने सफल हुए ये हम समझने की कोशिश करेंगे और मौजूदा परिस्थितियां किस तरह की ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस डिबेट में मेहदी हसन कांग्रेस से जुड़ेंगे, एसके गौतम जो सीनियर डॉक्टर हैं वो जुड़ेंगे, शरद शुक्ला कांग्रेस से हैं। ये कुछ गेस्ट हैं हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उनको जुड़ने में समय लग रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस पूरे बयान में जो योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो अपने बयान में कहा, विधानसभा में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा, उन्होंने कहा कि जो परेशानियां थीं उसको देखकर तकलीफ होती है। अगर विपक्ष सहयोग नहीं कर सकता तो कम से कम अड़ंगा भी ना लगाए, गलत तरीके से आम लोगों के मन में भ्रांति पैदा ना करें। ये योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि पिछली सरकार में इंसेफेलाइटिस को लेकर क्या किया गया था, यह उनको बताया जाए, या दूसरी बीमारियों को लेकर क्या किया जाए, यह उनको बताया जाए। सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक कॉन्क्रीट बात बतानी होगी, आपको सिर्फ लफबाजी नहीं करनी है। इस तरह से वो लगातार घेर रहे थे। शरद शुक्ला आ गए हमारे साथ। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि ये लगातार आरोप लग रहा है और ये कहा गया कि हमने हैलट अस्पताल को देखा कि वहां पर दवाइयों के लिए बजट नहीं है अस्पताल के पास, और ये ऐसा अस्पताल है जो करीब 10 लाख लोगों को सालाना इलाज मुहैया कराता है। तो जो बात विधानसभा में उठी मानसून सत्र में, वो तो सही साबित हो रही है। शरद, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, शरद मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा में अखिलेश यादव ने जिस तरह से इशू उठाया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दयनीय हालत में है, हालांकि सरकार ने इस पर काउंटर किया और सरकार ने कहा कि नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि आम गरीब लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन हैलट अस्पताल में तो दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। देखिए, ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ हैलट हॉस्पिटल की नहीं है। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और लगातार अखबारों में भी पढ़ने को मिलता रहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, लगातार कानून व्यवस्था लचरती दिखती है। हमने तमाम सारी ऐसी फोटोज अखबारों के अंदर देखी हैं जहां पर एम्बुलेंस को लोग धक्के दे रहे हैं। हमने तमाम सारी ऐसी फोटोज भी देखी हैं, तमाम सारी ऐसी खबरें हमने पढ़ी हैं जहां पर महिलाओं का प्रसव सड़क पर हो जा रहा है। हमने तमाम सारी ऐसे खबरें आपके लोगों की माध्यम से ही जानकारी में आई है कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं अस्पतालों में होने के लिए, लेकिन वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहती। तो मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था चल रही है स्वास्थ्य विभाग, और आप बात और समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर जो बड़े बड़े हवाले इस सरकार के जो मंत्री हैं या फिर इस तमाम नुमाइंदे हैं जो करते हैं, वो निश्चित पर पूरे ढकोसला है। अच्छा। पूरी तरीके से खोखले दावे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम जो लगातार मैं कहता हूं कि एक इसको ये कहा जाए कि एक प्रचार के लिए अपने एक इस तरीके से दिखावे के लिए जो लगातार दौरे कर रहे थे, क्योंकि मैं अयोध्या से आता हूं, तो अयोध्या के अंदर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा लगता रहता है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बावजूद भी स्थिति यहाँ पर यह है कि जो अयोध्या के अंदर श्री राम हॉस्पिटल है, लगातार चिट्ठियां लिखने के बावजूद, लगातार शिकायत करने के बावजूद वहां पर अभी तक जो मशीनें खराब थी, चाहे वो सीटी स्कैन की हो या तमाम मशीनें इस तरह खराब थी, वो अभी तक सही नहीं हो पाई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, निश्चित तौर पर पूरे तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। और जो आपने हैलट का भी आपने एक बात की है, देखिए कोई सरकार अगर आती है तो वो आती है 3-4 मुद्दों को लेकर, रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 वो बुनियादी चीजें हैं जिस पर कोई सरकार काम करती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस पे जो जिस पे आज चर्चा के लिए हम आए हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर, तो चिकित्सा को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, मेरी समझ में वो पूरे खोखले साबित हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ अखिलेश यादव जी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो विरोधी दल हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। हमने देखा है कोरोना के संक्रमण काल के भी अंदर वो जो चिकित्सा व्यवस्था थी पूरी लचर हो गई। जब चिकित्सा जो तमाम सारे डॉक्टर्स जो ये
आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी थे, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था देख रहे थे, उनकी सैलरी तक रोक दी गई। तो ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। और मैं पूरी तरीके से इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से खोखले हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. गौतम हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। एस.के. गौतम जी, आपका स्वागत है। ये परिस्थितियां हैं प्रदेश में कि इसको लेके मैं लगातार पहले भी बात करता रहा। हम आए दिन इस तरह की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कहीं स्ट्रेचर नहीं है, कहीं दूसरी तरह की परेशानियां हैं, कहीं अस्पताल में पानी भरा हुआ है, कहीं डॉक्टरों की कमी है। अब अगर हैलट हॉस्पिटल का संदर्भ लें, हालांकि इस तरह के और भी हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर वर्कलोड ज़्यादा है, मरीजों का लोड ज़्यादा है और स्टाफ की कमी है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसको बैलेंस करने के लिए अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, जो बजट है, क्या वो काफ़ी है या इसके लिए सरकार को एक नए सिरे से प्लान बनाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा चैनल को कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। और जहां तक आप सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो डेफिनेटली कोविड के बाद से सरकारी तंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है। और जहां तक हम सरकारी अस्पताल या हैलट अस्पताल की बात करते हैं तो दिन पे दिन मरीज का बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो हमारे पहले आंकड़े थे वो जस्ट उससे 1.5 गुने हो गए हैं। लेकिन अगर बजट की बात करें तो बजट में अभी जो पहले ही था वही बजट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बजट में कमी है जो मरीजों को इलाज करने में आड़े आती है। कि बजट सरकार दे रही है, लेकिन जो बजट पहले था और अगर मरीज की देखें तो जो मरीज हमारे पास थे उनके आंकड़े जस्ट 1.5 गुने हो गए हैं। तो मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़े को देखकर बजट की डेफिनेटली कमी है। और इतने बजट में सारे मरीजों को समुचित दवाओं देना थोड़ा कहीं मुश्किल आती है। लेकिन एस.के. गौतम साहब, एक चीज, चूंकि आप तो उस पेशे से जुड़े हुए हैं, एक चीज मैं खुद जिसको मैंने एनालिसिस किया है, और मैं खुद मेरा एक मित्र थे, वो इलाज कराने के लिए हैलट में ही वो भर्ती हुए, उनके परिवार का एक सदस्य, और वो 1 महीने तक उनका इलाज चला और 1 महीने तक लगभग उनसे मेरी रोज बात होती थी। बहुत ज़्यादा परेशानी से उनको 2-4 होना पड़ा। वहाँ पर स्टाफ का बर्ताव को लेकर उनके सवाल थे, इलाज को लेकर उनके सवाल थे, और आखिर में जो एडमिट थे उनकी डेथ हो गई। तो उनका जो एनालिसिस है, और वो जर्नलिस्ट हैं और बाद में उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि वो मेडिकल बीट कवर करें, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ रहे थे, उन्होंने वो दर्द झेला था। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो लोड है अस्पतालों के ऊपर, डॉक्टर कम हैं और इसी वजह से वो थोड़े से, उनका जो बर्ताव होता है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता, पेशेंट फ्रेंडली नहीं होता। कुछ जगहों पर होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए कि वहां पर थोड़ा सा उस तरह का रवैया रखते हैं जिससे कि मरीज को खराब नहीं लगता। और इसके बाद फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है कि बेड की कमी, स्ट्रेचर की कमी, एम्बुलेंस की कमी, इसको मैनेज करने के लिए जो एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, क्या वो नहीं है हमारे पास? जी बिल्कुल, प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, या तो सबसे बड़ा इसका कारण जो मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इज मोर एज कंपेयर टू द स्टाफ एंड डॉक्टर्स। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर बेड्स की बात करें तो बेड्स भी इतने मरीज होते हैं हमारे पास कि बेड्स कम पड़ जाते हैं। आईसीयू है हमारे पास, बहुत सारे मरीजों को हम आईसीयू में रखकर उनकी जान को बचा पाते हैं, लेकिन जितने हमारे पास आईसीयू होने चाहिए, अभी भी मरीजों की संख्या को देखते हुए आईसीयू बेड्स की कमी है। तो सरकार दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं बेड, लेकिन हैलट में जो मरीजों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो एक कारण है चीजों की थोड़ा सा कमी जो दर्शाई है आपने उन चीजों को लेकर। नहीं, सिर्फ हैलट अस्पताल की नहीं, जैसे आप इंसेफेलाइटिस के बात बड़ी हुई इस बार मानसून सत्र में, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर में इसको लेके बहुत लंबे समय से, मैं जब बहुत छोटा था उस वक्त भी खबरें आती थी कि वहाँ हजारों बच्चे उस वक्त भी हताहत होते थे इस वजह से, और हाल के दिनों में वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो वहाँ पर एम्स की शुरुआत हालांकि उस तरह से नहीं हो पाई, लेकिन बनाया गया। और जो सीएचसी पीएचसी होती हैं, ये मैंने देखा है कि सीएचसी पीएचसी में उस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है,
इसलिए सीधा जिला अस्पताल के ऊपर लोड पड़ता है। जिला अस्पताल से सीधा वो फिर जोन में चला जाता है या बड़े मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो हम चूंकि नीचे लेवल पे उतने स्ट्रांग नहीं है शायद, और क्या नीचे लेवल पे स्ट्रांग क्यों नहीं है, ये जरा समझाइए आप किस तरह से किया जा सकता है उसको मजबूत। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो हमें सुदृढ़ करनी पड़ेंगी नीचे लेवल की। अगर हम बात करें, पीएससी लेवल की बात करें, सीएससी लेवल की बात करें, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करने की जरूरत है, और दूसरा जो प्रॉपर स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, चिकित्सक की अवेलेबिलिटी है। और अगर हम चिकित्सक की बात करें तो चिकित्सक में भी स्पेशलिस्ट कितने हैं हमारे पास। आम आदमी का जो भरोसा है सीएससी पीएससी पे क्यों नहीं है, मेन रीजन क्या है उसका, ये हमें सोचना पड़ेगा। सबसे मेन रीजन ये है कि उन्हें लगता है कि पीएससी सीएससी पे इंफ्रास्ट्रक्चर चलो ठीक है, जो भी है कमी है नहीं है, बढ़िया है इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर साहब माफी के साथ आपने कहा कि उन्हें लगता है, क्या उन्हें लगता है या वाकई में वहां है नहीं? क्योंकि लगेगा तो तभी जब वहां पे मेरे ख्याल से इंतजामात है नहीं। देखिए, बहुत जगह फैसिलिटीज, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो फैसिलिटीज मिलेंगी। अच्छा। लेकिन अगर सीएससी पीएससी के नॉर्म्स के हिसाब से ही फैसिलिटीज वहां होती हैं, और अगर सीएससी पे देखें तो सीएससी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स में ही फैसिलिटीज होती हैं। जैसे अगर डेंगू की आप बात करें तो L3, L1, L2, L3 आपको पता होगा ये किया गया था। तो L3 लेवल मेनली मेडिकल कॉलेज लेवल पे ही किया गया था कि फैसिलिटीज को देखते हुए। तो दूसरा, जो आम आदमी का भरोसा मेडिकल कॉलेज पे ज्यादा होता है कि वहां पे हमें स्पेशलिस्ट मिलेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हमें सीएससी पीएससी के बजाय मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे ही इलाज कराना चाहिए। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाए और स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट पीएससी सीएससी लेवल पे भी किया जाए तो ये चीजें कहीं हद तक इससे निजात पा सकते हैं हम। डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे अब हैलट हो गया, या फिर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया, या झांसी में झांसी मेडिकल कॉलेज हो गया, मैं ये देखता हूं कि इन अस्पतालों में आप कभी भी जाइए तो बड़ा भीड़ रहती है, और ये ओपीडी जब खुलती है तो वहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगती है। कभी एक आध दिन अगर छोड़ दें तो लगभग मुझे लगता है कि हमेशा रहती है। हैलट का ही आंकड़ा मैं पढ़ रहा था, करीब 10 लाख लोग सालाना यहाँ पर ओपीडी में इलाज कराते हैं। अब हैलट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तो बड़ा जर्जर है, इस तरह के और भी जो प्राइवेट सरकारी कॉलेज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हेल्थ को थोड़ा सा करने की कोशिश हो रही है कि इसमें थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो क्या उससे उस दिशा में सरकार कुछ सोच रही है? आपको लगता है कि वो एक सही तरीका हो सकता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तो जरूरी है ही है। अब किस तरह से मजबूत करना है, उसको पीपीपी मॉडल पे करना है या सरकार उसमें इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाह रही है, ये तो एक विचार का विषय है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। आजकल नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों के ऑल्दो हमारी सरकार रेगुलर अपॉइंटमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं और जो वहां पर अपॉइंट चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी अभी भी कमी है। तो सबसे पहला है कि हमें चिकित्सक की कमी को दूर करना पड़ेगा। अगर WHO का आप रेशियो देखें तो पेशेंट और चिकित्सक का रेशियो है वो हर जगह कम है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। तो सबसे पहले सुदृढ़ करने के लिए हमें चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाना होगा, स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना होगा, तभी हम आम जनता का भरोसा जीत सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर्स और पेशेंट के रेशियो की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने इससे पहले एक शो किया था, मैंने बताया था कि क्या हालत है हिंदुस्तान में जी। लेकिन चिकित्सा शिक्षा पे भी इन्वेस्टमेंट को लेके सरकार ने इस बार करीब 9,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ओपन किए हैं, और 2017 की अपेक्षा ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमने ओपन किए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमने, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने वहाँ कोशिश की है, सरकार ये कह रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये रेशियो जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसकी चिंता आप जाहिर कर रहे हैं, ये बैलेंस होता दिख रहा है, और कितना समय लग जाएगा आपके अनुमान से? कुछ हद तक कमी पूरी हुई है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या देखा जाए, दिन पे दिन जो हमारे एपिडेमिक्स आ रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आपका मलेरिया हो, डेंगू हो, एंसेफेलाइटिस हो,
तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी भी कमी है, काफी हद तक काफी कुछ सुदृढ़ हुआ है, लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। अगर देखा जाए इस हिसाब से अगर, तो एटलीस्ट वी नीड 5 and 10 years more टू फुलफिल द गैप। 10 साल लगेंगे। बिल्कुल, अगर इसी हिसाब से चलता रहा, हमें इस चीज को और फास्ट करना पड़ेगा, हमें और स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी जो सरकारी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। कोरोना के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं क्या? कोरोना के बाद चूंकि आपने देखा कि कोरोना के समय किस तरह की परिस्थिति में देश था और उस वक्त ह्यूज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी और हम कई जगह पर एक्सपोज भी हुए। वो बात अलग है कि बहुत सारे पीठ थपथपाने वाले लोग हैं, लेकिन हम कहाँ पे एक्सपोज हुए ये हम सबको पता है। जिन लोगों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अपनों को गंवाना पड़ा, वो लोग इसके गवाह हैं। क्या उसके बाद बहुत सिस्टमेटिकली काम शुरू हुआ इस दिशा में और वाकई में ज़मीन पे उसका आप असर होते हुए देख रहे हैं? मैं एक निष्पक्ष आपसे टिप्पणी चाहता हूं। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, तो कोरोना के बाद या कोरोना में या कोरोना के बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ हुआ है, हमारी फैसिलिटीज और बढ़ी हैं, हमारे इक्विपमेंट्स और बेटर हुए हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट जो नहीं थे हमारे पास वो भी अवेलेबल हो गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जो हमारा रेशियो मतलब पेशेंट इनपुट है वो कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये अपने आप ही शो करता है कि लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र पर बढ़ा है और हम उनको काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट दे पाए हैं देने में सब। अगर कोविड की बात करें तो कोविड में जो हमारा इम्प्रूवमेंट रेट था या ट्रीटमेंट से बचाने का रेट था वो बहुत ही अच्छा था एज कम्पेयर टू बाकी जगह की। अगर बात करें यूएस की, फॉरेन कंट्रीज की बात करें, तो हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है लेकिन उससे ज्यादा लोगों को हमने बचाया भी है, काफी लोगों को हम ट्रीट कर पाए हैं। और उसके बाद उसका रीजन यही है कि हमें फैसिलिटीज मिलती गई हैं और आज की डेट में अगर देखें तो फैसिलिटीज दिन पे दिन बढ़ रही हैं और इस बढ़ती हुई फैसिलिटी के तहत ही मरीजों का विश्वास भी बढ़ रहा है और मरीज की संख्या भी दिन पे दिन इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो हम इसके दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ भारत की धड़कन विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम ब्रेक से लौट आए हैं। हमारे साथ वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से भी आना था एक मेहमान को, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस से हमारे साथ शरद शुक्ला हैं। शरद, आपने कई सारे आरोप लगाए सरकार पर, अब उनकी तरफ से कोई है नहीं अभी यहाँ पर बात रखने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में
और दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन चूंकि आज हमारा बहस का जो विषय है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार अपने स्तर पर तमाम दावे कर रही है। वो अलग बात है कि विपक्ष उन दावों से अपनी अलग राय रखता है, लेकिन क्या कहाँ पे चूक हो रही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो कहा जाता है कांग्रेस की ओर से, भाई ये जुमला हर चीज का उछालते हैं, ये उस तरह की स्थिति है क्या? देखिए, राजनीति में किसी भी तरह के किए गए जो वादे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज की जो आवश्यकता होती है वो होती है प्रबल इच्छा शक्ति। और उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है। आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि जब हम आज उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये वो दिन है जब ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने नए कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थाली बजा बजा कर अपने उपलब्धियों का गान गाया है। सच्चाई तो ये है कि सिर्फ 6 महीने की सरकार नहीं, 5 वर्ष और 6 महीने की सरकार है। इस 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि 5.5 वर्ष बाद हमको चर्चा करनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश की लचर व्यवस्था कितनी बदतर उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो नए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जब तमाम सारे अपने दौरे किए, वो पब्लिसिटी स्टंट उसको मैं मानता हूं, उस दौरे के समय उन्होंने तमाम सारे आरोप अपनी सरकार के ऊपर लगाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, अस्पताल के अंदर कितनी खराब व्यवस्थाएं चल रही थी। तमाम जगहों पर साफ सफाई ठीक से नहीं थी, तमाम जगहों पर लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, तमाम जगहों पर हमने सबने देखा कि जो दवाओं का बड़ा बंदरपाट हो रहा था, दवाओं के नाम पर बड़ा करप्शन हो रहा था, वो करप्शन डिप्टी सीएम के माध्यम से पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद उसकी कार्रवाई क्या हुई है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आज जब हम ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझना होगा कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई सरकार आती है तो हम तमाम सारे वादे जनता से करते हैं, और सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? वो व्यक्ति जो इस समाज का अंतिम व्यक्ति है, वो अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर सरकारी अस्पताल के अंदर जाता है। अगर उसको वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो आप मुझे बताएं सरकार किस तरह काम कर रही है? चाहे निःशुल्क जो तमाम दवाएं उपलब्ध नहीं है तमाम अस्पतालों में, ये छुपा हुआ नहीं। हमने अभी इसके पहले ही बताया कि हमने तमाम ऐसे अपने खबरें आपके माध्यम से मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम सारे एम्बुलेंस थे, उनको धक्का देके लोगों को निकालना पड़ा है। हम सब ने देखा तो तमाम सारे जो स्वास्थ्य कर्मी थे, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे बात से सहमत होंगे, जो तमाम सारे स्वास्थ्य कर्मी थे, हमने सरकार के अंदर देखा है कि कोविड के अंदर एम्बुलेंस चलाने वाला व्यक्ति भी इस सरकार के अंदर धरना करने को मजबूर था। वो तमाम सारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना के अंदर संभालने में अपने जान की बुरी बाजी खेल गए थे, उन तमाम सारे स्वास्थ्य कर्मियों को अपने जीविकोपार्जन के लिए जो उनको तनख्वाह दी जाती थी, उस तनख्वाह के लिए उनको इस सरकार के अंदर धरने पर बैठना पड़ा। तो मैं समझता हूँ इस सरकार के अंदर जो तमाम सारे स्वास्थ्य को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से खोखले हैं, और ना ये सरकार ठीक से स्वास्थ्य व्यवस्था देने में कामयाब हो पा रही है, न तमाम सारे कोरोना वॉरियर्स थे, जिसको इस सरकार ने कोरोना वॉरियर्स कहा, वो तमाम सारे अस्पतालों के अंदर जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी थे, उनको तनख्वाह देने में इन्होंने आनाकानी कर दी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब इस बात को सहमत हो? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, एक जो लगातार आरोप विपक्ष की ओर से लगता रहा, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये सरकार की बात है, ये भी जब विपक्ष में थे तो ये भी आरोप लगाते थे सरकार सत्ता पक्ष पे। तो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना विपक्ष का काम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत पहले एक CHC PHC पे डिबेट की, और उस वक्त भी मैंने जो रेशियो बताया, जो आंकड़े बताए, कमोवेश आज भी जब मैं उस पर पढ़ रहा था तो कमोवेश वही स्थितियां हैं बहुत, क्योंकि आप वही है कि उतनी आबादी बढ़ गई, उतने लोग बढ़ गए। ये करीब 5 साल पहले भी मैं इसी स्थिति में बात कर रहा था, और यही सेम सिचुएशन थी कोविड आने से पहले भी। वो अलग बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां लाने का प्रयास किया गया। अब उसका असर किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप बेहतर बताएंगे, जनता बताएगी। मैं जितना जानता हूं उतना ये कि CHC PHC में बहुत बड़े पैमाने पे
कुछ जगहों पर अच्छाइयां हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अनियमितताएं हैं जिसको लेके सवाल उठ रहा है, चाहे वो डॉक्टरों के अपने स्तर की बात हो, मरीज, दोनों नजरियों से अगर आप देखें। एक चीज जो लगातार कही जा रही है वो ये कि आप कुछ इनोवेटिव करिए। आज के दौर में मोदी जी भी बड़ा इनोवेटिव पर जोर देते हैं, और आजकल कोविड के बाद आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शुरू हो गया कि ऑनलाइन आप परामर्श दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश या देश में इस तरह की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और इनोवेटिव करने की जरूरत है, या फिर वक्त में नहीं आए हैं, अभी हम उस हाल में नहीं हैं कि हम उतना हाईटेक सोच पाए? देखिए, बहुत सही चीजें आपने उठाई है। ये दो चीजें हैं इसमें। देखिए, एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है, हमारा स्टाफ को बढ़ाना है ताकि रेशियो को, हम गैप को भर सकें। दूसरी तरफ जो कोविड में ऑनलाइन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये शुरुआत हुई है, वो एक अपने तरह से ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर दूर बैठा व्यक्ति, उसको SGPGI से कंसल्टेशन मिल रहा है, वहां उसको नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो एक अच्छी शुरुआत है। और डेफिनेटली इससे मरीजों को फायदा भी हुआ है। अगर आप कोविड की बात करें तो कोविड में अगर हमारे बहुत सारे पेशेंट थे जो सिर्फ फोन पे ही बात करके या वीडियो कॉलिंग करके हम लोगों ने काफी इलाज किया और उनको ठीक करने में सफलता पाई। जिनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो नहीं था, उनको हम लोगों ने फोन पर कुछ कंसल्ट करके ही उनको ठीक किया है। लेकिन साथ में हर चीज, हर बीमारी को हम ऑनलाइन कंसल्टेशन से ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेफिनेटली हॉस्पिटल चाहिए, बेड्स चाहिए, ICU चाहिए, उसकी जरूरत है। तो वो चीजें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम डॉक्टर साहब एक दर्शक हैं, मैं आपके पास आऊंगा। क्या एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसमें फोन कॉल भी ओपन करते हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। प्रदीप, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैन यू हियर मी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो आप अभी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बीजेपी की डेवलपमेंट दिखा रही है सर। कैसी डेवलपमेंट हुई है, देखिए अभी कहाँ पहुँच गया देश। ये देखिए आप कहाँ पहुँच गया। कौन दिखा रहा है बीजेपी के डेवलपमेंट? वो तो सरकार दिखा रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका क्या प्रश्न है प्रदीप जी? मेरा प्रश्न ये है सर कि अभी जो ये बीमार है ना, अभी इसके लिए कोई इलाज भी नहीं हुआ है सर। हमारे घर में भी ऐसी बीमार है। आपके घर में भी बीमार हैं? आप वहाँ पर नजदीकी अस्पताल कौन सा है आपका? ये खंडवा। खंडवा? हाँ। तो वहाँ क्या समस्या है? वहाँ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास सर। कोई न डॉक्टर है न कुछ है। ये उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है? खंडवा है ना। खंडवा कौन सा? क्या PHC कौन सी है? आप कहाँ पे आप दिखा रहे हैं? वहाँ क्या कहा जा रहा है डॉक्टरों की ओर से? डॉक्टर कह रहे हैं यहाँ तो फैसिलिटी, एक डॉक्टर सुबह आता है फिर निकलता है, फैसिलिटी नहीं है सर। वहाँ पर वोट इन्हीं को दिया था, बीजेपी वालों को, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं पूछता हूँ, मैं जानने की कोशिश भी करूंगा उत्तराखंड के प्रशासन से, स्वास्थ्य महकमे से। बहुत धन्यवाद कि आपने फ़ोन किया। डॉक्टर SK गौतम साहब, ये बहुत इस तरह के भी फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे पास। ये एक बड़ी दिक्कत है कि जो दूर के इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के हों, उत्तर प्रदेश के में कई इलाके हैं जो दूर हैं, जहाँ पर शहरों से अलग हटके हैं, कट के हैं। अब तो खैर सड़कें आ गई हैं, जब सड़कें नहीं थी तो अलग तरह की दिक्कतें थी, आप तो बेहतर जानते होंगे। वहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं। वो चाहे उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वो दुरुस्त करने का प्रयास अभी कोविड के समय में जो अब हम डिजिटल और ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, उसको इस तरह से क्या किया जा सकता है कि भाई जो PHC या CHC में इलाज कराने वाला मरीज है, वो किसी भी तरह से उसको वो चीज़ मुहैया हो जाए या वो परामर्श मुहैया हो जाए जो PGI या KGMC या किसी बड़े जैसे एम्स ऋषिकेश, अगर उत्तराखंड का मसला है तो वो डॉक्टर किसी भी तरह से अपना थोड़ा सा समय निकाल के PHC और CHC के मरीजों को वहीं पे रोक दें,
क्योंकि बहुत छोटी छोटी बीमारियों के लिए वहां ना आना पड़े। अगर बहुत ही जरूरी है, जब नहीं, जो आपने कहा कि नहीं हो सकता, तो वही वहां तक जाएं। तो वो हम शायद चेन मेंटेन उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं, या वो संभव नहीं है, या उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जरा ये विस्तार से आप बता दीजिए। देखिए, इसके लिए टेलीमेडिसिन एक बेस्ट ऑप्शन है जो हमारी सरकार ने शुरू भी किया है। अच्छा। तो टेलीमेडिसिन शुरू किया है, बट टेलीमेडिसिन के दो पहलू हैं। टेलीमेडिसिन मींस डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स, डॉक्टर टू पेशेंट। देखिए, अगर इसको डॉक्टर्स टू डॉक्टर रखें तो ये बेनिफिट है इसका। डॉक्टर टू डॉक्टर कहने का मतलब ये है कि सपोज हम पीएससी पर बैठे हैं और वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं है, मेडिकल ऑफिसर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, दे कैन कंसल्ट टू द स्पेशलिस्ट ओवर मेडिकल कॉलेज और पीजीआई ओवर टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन से वो कंसल्ट करके काफी हद तक मरीजों का इलाज वहां पर किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ मरीज जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, सपोज उनको आगे इक्विपमेंट की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वो चीजें फिर अगर वहां पर नहीं अवेलेबल होती है, इन केस वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन उसके जो पेशेंट माइल्ड या मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं, उनको हम टेलीमेडिसिन से काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, काफी हद तक इलाज किया जा सकता है, और जिससे ही हम टर्सरी केयर सेंटर्स का जो उस पे बोझ को हम कम कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, टेलीमेडिसिन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। अभी हम उसको अमल में ला रहे हैं क्या? अभी कुछ जगह शुरुआत की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। जी बिल्कुल, स्टार्ट किया गया है और उसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें अब जब डॉक्टर पेशेंट रेशियो का मैं तो देखता हूं कि जो बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हैं वो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके पास तो वहां के मरीजों को देखने का समय नहीं है। अब उनको आप अगर ये और लोड दे दें कि वो सीएचसी पीएचसी के डॉक्टरों को भी थोड़ा सा अपना परामर्श दो, और मुश्किल खड़ी हो जाएगी उनके लिए। तो नहीं, बिल्कुल वो है, लेकिन हम लोगों ने कोविड में किया है। सपोज ऑफलाइन पेशेंट देख रहे हैं, दूसरे दिन हमें ऑनलाइन करना है, तो ये चीजें करके हम अपने लोड को ही कम कर रहे हैं, और मरीज जहां पर है वहां पर उसका इलाज अगर हो जा रहा है तो वो चीजें ऑब्वियसली लोड बढ़ता है हमारे ऊपर लोड बिल्कुल। हम ऑनलाइन भी देखना है पेशेंट, हमें ऑफलाइन भी पेशेंट हम देख ही रहे हैं, तो डेफिनेटली लोड तो बढ़ रहा है। लेकिन उस चीज को यही मेन रीजन यही है कि अगर आप पीएससी सीएससी पर भी आप अगर प्रॉपर जो नंबर ऑफ स्टाफ्स हैं, चिकित्सक हैं, उनकी अगर संख्या दुरुस्त कर दें तो ये चीजें काफी हद तक ओवरकम की जा सकती है। शरद, ये तो ठीक है कि आप चूंकि बीजेपी की ओर से आपको जवाब देने वाला कोई है नहीं, तो आप थोड़ा सा व्यापक सोच के साथ मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वो ये है कि ये बात ठीक है, चलिए आप तमाम 50 कीड़े निकाल लें कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आप राजनीतिक, आपकी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, लोगों के प्रति। क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद कुछ चीजें होनी चाहिए थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी और नहीं की गई? क्या आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं क्या, जिससे कि दर्शक भी समझ पाएं कि दरअसल परिस्थिति ये है और इसमें अगर ये होता तो ज्यादा बेहतर होता? ये तो ठीक है कि आप, चलिए दवाइयां नहीं है, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठा दिया, अब समाजवादी पार्टी से भी आज कोई नहीं आया, तो अब मुद्दा उठा दिया, दवाइयां नहीं है, लेकिन दवाइयां क्यों नहीं है उसके पीछे अपने कारण है। वो कह रहे हैं भाई बजट इस तरह से नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं, ढिमाका नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए था स्वास्थ्य महकमे में, जो होता तो शायद कुछ बेहतर होता? पहली बात मैं शुरू करूं अपनी, उसके लिए बात को बताता हूं। क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर वो यहाँ पर बैठे होते तो अपने आप को इस मुद्दे पर कस के डिफेंड कर रहे होते। जाहिर सी बात है, को कतई मानने को तैयार नहीं थे, इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। आप लाख वीडियो दिखा रहे हैं हॉस्पिटल का, लेकिन वो कतई मानने को तैयार ना होते कि हैरियट हॉस्पिटल के अंदर कोई व्यवस्था खराब चल रही है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा क्या होना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर केवल सत्ता से देश नहीं चलता है, विपक्ष के साथ देश चलता है। अगर हम कोई सलाह दे, कोई मशवरा दे, उस चीज को सुनना चाहिए, लेकिन ये क्षमता बीजेपी के नेताओं के अंदर नहीं है। जब इस देश के अंदर कोविड का संकट नहीं आया था, उस समय श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना का एक सुनामी आने वाली है। उस समय किसी ने इस बात को सुना नहीं और इसमें अनसुना किया। कोरोना की सुनामी हमने देखी है, पूरा देश उससे पीड़ित हुआ। अब आते हैं दूसरी बात पर। जब देश ने एक बड़ा संकट झेला है, तो देखिए हम समस्याओं से सीखते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि जो आज बीमारों की संख्या इस देश प्रदेश के अंदर है,
क्या उस अनुपात में सरकारी डॉक्टर उपलब्ध हैं? क्या नहीं है? क्या जिस गति से बीमारों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या उस दिशा में सरकार सोच रही है कि क्या उसी अनुपात में हम डॉक्टरों की नई भर्ती करें? एक डॉक्टर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये बन रहा है, जो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं पा रहे। जो तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, ये एक बड़ा कारण है और उसको दूर नहीं कर पा रही है सरकार। डेवलपमेंट होना चाहिए था। जी 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 आपकी जी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मरीजों के अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए थी, जो उस अनुपात में व्यवस्थाओं का गठन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। और आज भी इस काम को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर है। देखिए, कोरोना का संकट हमने झेला है और एक नहीं, दो नहीं, तीन लहरें हमने झेली। उसके बाद लगातार अभी डेंगू के मरीज सुनने में आ रहे हैं, मलेरिया के मरीज आ रहे हैं, दिमागी बुखार से पूरा जो पूर्वांचल है उसमें बड़ी तादाद में लोगों से पीड़ित होते हैं। इसके बावजूद भी अगर इस बात को आप चर्चा करें लोगों से, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उस अनुपात में, जिस अनुपात में आप हर चीज डॉक्टर साहब से परमिशन लेके बता रहे हैं, आप डॉक्टर साहब को इसमें फांसने की कोशिश कर रहे हैं। की जा रही है। डॉक्टर साहब आपकी बात हाँ में क्यों भरेंगे शरद जी? विशेषज्ञ हैं। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जब डॉक्टर साहब उस बात को कहेंगे तो उसको प्रमाण के साथ माना जाए। अच्छा, तो आप अपनी बात पे डॉक्टर साहब से मुहर लगवा रहे। खैर, डॉक्टर एस के गौतम साहब, हाँ डॉक्टर साहब, ये एक डॉक्टरों की कमी का मुद्दा ये आज का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से उठ रहा है। जैसे टीचरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, ये तो चलता रहता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर एक ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही तैयार कर लें, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लगभग 1 दशक की लंबी तपस्या के बाद डॉक्टर बनते हैं, अगर मैं ठीक हूं तो इतनी लंबी यात्रा के बाद एक डॉक्टर तैयार होता है, तो ये इतना आसान नहीं है कि इसकी भरपाई पूरी कर दी जाए, कमी पूरी कर दी जाए। मैं ये जो चिकित्सा शिक्षा की बात हुई विधानसभा में और ये कहा गया, चूंकि हाँ बोल दीजिए फिर मैं डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ आपसे। जो आपने कहा अभी कि इसकी भरपाई, देखिए एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, बड़ी तादाद है इस देश के अंदर जो डॉक्टरी की पढ़ाई, उन्होंने मेडिकल का तैयारी पढ़ाई उन्होंने की है और उनकी भर्ती की जा सकती। अगर इस बात को सरकार कम से कम इस प्रदेशवासियों के सामने, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए तो हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेडिकल कॉलेज नहीं बने। 17 से पहले जो मेडिकल कॉलेज थे आज 22 में उससे ज्यादा है, ऐसा थोड़ी है कि मेडिकल कॉलेज नहीं। आपने कहा कि उस तरह के लोग नहीं है जिसकी भर्ती तत्काल की जा सके। मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि बड़ी तादाद नहीं, वो मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबी यात्रा होती है डॉक्टर बनने की। जी डॉक्टर साहब, हाँ, चिकित्सा शिक्षा में करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार ने दिया और सरकार ने ये बात बड़ी पीठ थपथपा कर कही। उन्होंने कहा कि भाई हमने मेडिकल कॉलेज कई सारे खोले हैं पुरानी सरकारों की तुलना में, आपको उसका अंदाजा होगा, करीब 17 के आसपास बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये 9,000 करोड़ पर्याप्त हैं डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर इसके लिए कोई एक नया और प्लान होना चाहिए सरकार के पास जिससे कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए? क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कॉलेज बढ़ा देने से बच्चे तैयार हो जाएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टर्स के बढ़ाने की बात करते हैं, जैसे शरद जी ने मुद्दा उठाया कि डॉक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, हमारी सरकार का प्रयास जारी है। इससे पहले भी सरकारों का प्रयास रहा है और ये सरकार भी उसी तरफ अग्रसर है। अगर हम देखें, अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं, जब मैंने खुद अपनी पढ़ाई की थी उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज की तारीख की अगर बात करें तो आज की तारीख में 4 टाइम्स हैं मेडिकल कॉलेज, मतलब 25, 26, 27 मेडिकल कॉलेज इस समय चल रहे हैं। मैं सरकारी बात कर रहा हूँ, सरकारी कॉलेजेस की। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, हमारे MBBS डॉक्टर्स बढ़े हैं डेफिनेटली, और वो हर साल ही बढ़ोतरी हो रही है। NMC का गठन किया गया है, क्योंकि देखिए डॉक्टर बनाना एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कम से कम 10 साल लगते हैं और ऐसा नहीं है कि आप उसको 5 साल में तैयार कर देंगे। बिकॉज अगर हम डॉक्टर बना रहे हैं, मैं एक चिकित्सक के साथ साथ मैं एक मेडिकल टीचर भी हूँ। हम लोग डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, MD को भी पढ़ाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक
प्रक्रिया है जो हम शॉर्ट स्पैन में पूरा नहीं कर सकते कि हमारा पैंडेमिक आ गया, हमने 2 साल में डॉक्टर्स बना दिए। डॉक्टर्स बनने के लिए 5 साल के लिए एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद फिर हमें स्पेशलिस्ट के लिए एमडीएमएस के लिए सिलेक्शन करके 3 साल एमडी के करने होते हैं, तो टोटल 10 साल लगते हैं। हाँ, गवर्नमेंट दिन पे दिन सीटें बढ़ा रही है। अगर हम एमबीबीएस की बात करें, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली इसका रिफ्लेक्शन आगे आएगा। और अगर स्पेशलिस्ट की हम बात करें तो पीजीएस की भी सीट जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने काफी बढ़ा दी है। अगर हम अपने कॉलेजेस की ही बात करें तो हमारे पिछले ईयर से और इस साल के कंपेयर करें तो उसमें भी 25-30 सीट का इजाफा हुआ है। एमडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर एमबीबीएस की बात करें तो जब आज से 3 साल पहले हमारे यहाँ 180 स्टूडेंट्स आया करते थे, आज की डेट में 250 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू को भी तो आप नजर डालिए कि पैंडेमिक आ रहा है, बीमारियां आ रही है, एक से एक बीमारियां डेली आप सुन रहे हैं। कोविड आ रहा है, मंकी पॉक्स आ रहा है, म्यूकरमाइकोसिस आ रहा है, मलेरिया, डेंगू तो ऑलरेडी है। तो वो चीजें हैं। तो जिस स्पीड से बीमारियां आ रही हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी रेशियो, यही रीजन है कि रेशियो अभी भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीमारियां ज्यादा हैं, पेशेंट ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। उस रेशियो में अभी डॉक्टर्स उतने नहीं हैं, बट प्रयास चल रहा है और आगे सार्थक इसके परिणाम हो सकता है हमें दिखाई दे। हाँ, और आखिरी में मेरा आखिरी सवाल है ये डॉक्टर साहब, अब चूंकि आपने इतनी सारी बीमारियां गिनाई, मैं देख रहा हूं कि आज के दौर में कोरोना के बाद बहुत सारी नई बीमारियां जिनके बड़े अतरंगी नाम होते हैं, ये एक तो आने लगी हैं। दूसरा ये कि लोगों को अटैक वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह पड़ रहे हैं। ये हेल्थ का उस तरह से शो नहीं है, लेकिन आखिरी में चूंकि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये भी एक उसी से जुड़ा हुआ है, उसका हिस्सा है कि जब नए लड़के भी अब इस तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो पहले तो ये था कि भाई बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं तो आप अस्पताल में जाइए। अब तो ये है कि भाई आपको ऐसे ही बीमारी लगी जा रही है, कोई भी आ रही, तो इसका कोई खास वजह है क्या? पर्यावरण इसका एक कारण है या कुछ हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया है? क्या आपको लग रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो इस चीज को इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली जो आम लोगों की जीवन शैली है वो काफी कुछ उसमें बदलाव की जरूरत है। स्ट्रेस लेवल है, वो स्ट्रेस लेवल अगर देखा जाए पहले के कंपेयर में काफी ज्यादा है। बीमारियां क्यों आ रही? बीमारियों के 2-3 कारण होते हैं। अगर स्ट्रेस है तो उसे डेवलप होगा डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जीवन शैली सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो हो सकता है। आजकल के जमाने में लोग की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। डेफिनेटली ये एक रीजन है। और अगर डाइट की बात करें तो डाइट में भी अगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आजकल जो रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप 40 मिनट्स पर डे आप ब्रिस्क वॉकिंग करना है, तो ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो ये सब स्ट्रेस लेवल, इनबैलेंस डाइट और लाइफ स्टाइल, तो ये 3 फैक्टर जो मेन है जो इन बीमारियों को आगे लाते हैं। हाँ, आखिरी में शरद अगर आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो फिर मुझे खत्म करना है जी। नहीं, बस आपके माध्यम से चूंकि पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार इससे भागने की बजाय कुछ चुनौती के रूप में स्वीकार करे। और निश्चित तौर पर देखिए, हम व्यवस्थाओं को अच्छा चाहते हैं। अब कोई सुबह ये सोच के नहीं उठते हैं कि आज हमको बीजेपी का विरोध करना है, क्योंकि इस तरह की जब लचर व्यवस्थाएं हम देखेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ये एक, अगर मैं पॉलिटिकल ना भी होता तो एक प्रदेश के एक सजग नागरिक का एक कर्तव्य है। तो उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह कहीं पर कुछ समस्याएं हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके से इसको देखे, चुनौती के रूप में ले और इस पे अपनी कार्रवाई करे। क्योंकि ये 5.5 वर्ष की सरकार हो गई और लगातार इस घटनाएं सामने आ रही हैं, और उसके बाद भी बड़े बड़े विज्ञापन चल रहे हैं, बड़े बड़े, और जो ये कहते हैं कि दवाइयों के पास, इनके पास फंड नहीं है, इसी मेडिकल के नाम पर तमाम बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाई जा रही हैं, बड़े बड़े खर्च किए जा रहे हैं। वो करने इनके पास पूरा फंड इनके पास, लेकिन इनके पास दवाओं के लिए फंड नहीं है। बहुत शुक्रिया शरद शुक्ला आपका, और डॉक्टर एस.के. गौतम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय हमें दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का, प्रदेश का स्वास्थ्य बेहतर हो, क्योंकि हमने कोरोना जैसी महामारी को हराया है, उससे हम टकराए हैं, उससे लड़े हैं, और उसके बाद जो अलग अलग बीमारियों का दौर शुरू हुआ, उसके लड़ने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत ज़रूरी है।
उस दिशा में सरकारें क्या काम कर रही हैं, कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही हैं, इसको जांचना परखना ज़रूरी है और हम समय समय पर वो करते रहते हैं। हालांकि जो विज्ञापन और जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, उसमें कितना फ़र्क है ये आप लोग खुद बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद वो चीज़ रोज़ाना अपने जीवन में देखते होंगे, झेलते होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कहाँ पे बदलाव होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो आप खुद बेहतर बता सकते हैं। ज़रूर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें हमारे प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं फ़ोन लाइंस ओपन करता हूँ। ज़रूरी ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको कम से कम सरकार मुहैया कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।